नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो ग्राम पंचायती राज के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है, उसका ये अंतिम मतलब वीडियो है जो कि मतलब पंचायती राज के इतिहास से का जो अंतिम वीडियो है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। तो चैप्टर 1 की जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी, उसका ये अंतिम वीडियो है, ठीक है? हालाँकि जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, इसमें अभी आपके कम से कम 7-8 टॉपिक हैं। तो उनके 7-8 टॉपिक पे एक टॉपिक के 300 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मान लीजिए कि लगभग लंबी जाने वाली ये सीरीज। पर हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ में। बात करते हैं बिना कुछ समय गवाए, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये बोला गया है कि अनुसार मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें गठन नहीं की जाए। मैंने आपको बताया था कि 73वें संविधान संशोधन में ये बोला गया था, अगर किसी राज्य की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है, तो 20 लाख से कम अगर जनसंख्या है तो वहाँ पे तीनों स्तरों की पंचायतें लागू नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ 2 स्तरों की पंचायत चलती है कुल मिला के, ठीक है? यानी कि वहाँ पे पंचायत समिति या फिर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत नहीं होती, तो कुल मिला के 20 लाख जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। 73वें संविधान संशोधन में यानी पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, ओके। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें शहरी स्थानीय सरकार को सुशासन की नहीं। तो 73वें संविधान संशोधन में तो जो ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान ही है इसमें, और जो शहरी के बारे में अगर प्रावधान है तो वो आपका 74वां हो जाए। तो कुल मिला के ऑप्शन ए यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पंचायती राज विषय है तो ये तो भाई राज्य सूची का विषय है। अगला, 73वें संविधान संशोधन द्वारा किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया था? ग्राम सभा का गठन, ठीक है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, ना ना भाई, प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव तो हुआ था, लेकिन अध्यक्षों का जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। पर इसको भी मान लेते हैं आप एक बार कॉमन सेंस मतलब आगे के लिए। आगे महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ये तो हुआ ही था, ठीक है? एक दो तीन ही ऑप्शन है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। चौथा ऑप्शन कहाँ है? अच्छा, चौथा पॉइंट यहाँ से 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन के स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव, तो ये भी ऑप्शन हो जाए। तो एक दो एक एक तीन पाँच है किसी में, अगर एक तीन पाँच नहीं तो फिर एक दो तीन चार, तो सारा ही रहेगा एक दो तीन चार, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तर संरचना, ग्राम खंड और जिला स्तर, त्रिस्तरीय, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? 73वें संविधान को लागू करने वाला पहला राज्य, 73वें संविधान संशोधन को जो लागू किया था पहले राज्य ने, वो हो गया था आपका मध्य प्रदेश। यानी कि कह सकते हैं कि 73वें संविधान 1992 के बाद में मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने यहाँ अपने यहाँ पे इसको लागू किया था और अपने यहाँ पे चुनाव करवाए थे, ठीक है? 74वें संविधान संशोधन के तहत विवेकाधीन उपबंध में शामिल नहीं है अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने अथवा न देने की व्यवस्था विवेकाधीन में नहीं, ये नहीं हो जाएगा। महिलाओं के लिए उससे अधिक आरक्षण करने की शक्ति, ये तो हो सकता है इसमें, ठीक है? नहीं, ये भी नहीं है। आंसर ही देख लीजिए, 74वें के तहत व्यवस्था की गई है कि अनिवार्य उपबंध के रूप में शामिल किया जाए, प्रसंगत विकल्पों को विवेकाधीन उपबंध में शामिल किया जाए, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता, ये शामिल नहीं है तो बाध्य बाध्य ही है, तो फिर मतलब विवेकाधीन कहाँ से रहेगा? ये तो ऑलरेडी बाध्य कर दिया गया है इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत में पंचायत दिवस। तो आपको मैंने बताया था 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? तो नगर पालिका आपकी बेसिकली अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो 243 ओ ओ पी, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। तो लेकिन इसमें देख लेते हैं एक बार हिंदी में क्या बोलेंगे इसको यार। 243 द, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है? आगे चलते, ग्राम सभा से तात्पर्य है ग्राम पंचायत के लोग, पंचायत निर्वाचक नामावली में लोग। भाग 9 का नगर पालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन? तो वित्त आयोग के गठन 243 आई में तो था, 243 बाई में इसमें था, यानी नगर पालिकाओं में जो राज्य वित्त आयोग है वो 243 बाई में है। पंचायतों के स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में बढ़े? तो पंचायतों में स्थानों का आरक्षण जो रह जाएगा वो आपका 243 डी में रहेगा, ठीक है?
अगला चलते हैं कि निम्न में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सत्य कथन का चयन करिए। स्थानीय स्वशासन की महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है। 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। ये भी सही, ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, सी। ठीक है। भारत के संविधान में 9 भाग में अधिक पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो एम एम एन था नागालैंड, मिजोरम तथा मेघालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। NMM ने आपको बोला था, NMM। ठीक है, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम हो जाएगा। ठीक। और ये जो रह जाएगा वो मैंने आपको बोला था ना कि कुछ विशेष उपबंधों में ये इनका लागू ना होना, तो वही है आपका ऑप्शन, कह सकते हैं आर्टिकल 243 इंडिया। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो वो आपकी 21 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नगर पालिकाओं में वार्ड समिति का गठन कितनी जनसंख्या पे किया जाता है? वार्ड समितियों का गठन, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन 2 लाख पे होता है शायद, एक बार देख लेते हैं इसको। 262 में सी 3 लाख पे एक्सप्लेन कर देख लेते हैं कि सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां बनाई गठित की गई हैं तथा राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन प्रादेशिक क्षेत्र स्थानों के भरने आदि से संबंधित अ, विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है। 243 धारा के अनुसार तो कुल मिला के जो वार्ड समितियों का जो गठन किया जाता है वो लगभग 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या पे किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, हालांकि मुझे मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। तो नगर पालिकाओं में जो वार्ड मेंबर नहीं यार चुने जाते हैं, जिनको पार्षद बोलते हैं, तो पार्षद जो होते हैं वो 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या पे पार्षद बनते हैं, बस नगर पालिकाओं में ये है। आगे चलते हैं कि संविधान में के निम्नलिखित संशोधनों में किससे के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक स्थान आरक्षित किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन ने बोला ही था, कॉमन सेंस वाली बात ही नहीं है कोई। प्राचीन सॉरी पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकासमूलक भागीदारी बनाना, ऑप्शन सी। पंचायती राज व्यवस्थाओं संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के में अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। आपके पंडित जी हैं कहीं, सॉरी वो प्रधान, अरे अपने गांधी जी, तो गांधी जी तो है नहीं, तो इसके बाद में आ जाएगा आपका राजीव गांधी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया था वो बेसिकली बलवंत राय मेहता ने दिया था। ठीक है। आगे चलते हैं कि पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति अपनाई जाती है। नहीं यार, तमिलनाडु में द्विस्तरीय कहाँ है? तीन ही स्तर तो है, तीन ही है तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 73वें संविधान संशोधन के तहत हुई। सही है। ठीक है, केवल ये तमिलनाडु में द्विस्तरीय नहीं त्रिस्तरीय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है? राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज? पंचायती राज के ही जो है चक्रानुक्रम द्वारा भरे जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया है? तो ये बेसिकली महिलाओं के लिए माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज संशोधन के लिए किस तरह से चुनाव का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो भाई प्रत्यक्ष रूप से यानी कि खुला मतदान होना चाहिए। प्रत्यक्ष, अच्छा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, अच्छा दोनों का प्रावधान है, क्योंकि अध्यक्षों का चुनाव तो मतलब कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर ग्राम पंचायतों की होती है, ए और सी। ग्राम पंचायतों की होती है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा जैक्सन का, हालांकि मुझको पता नहीं था, मार्क कर लेंगे इसको इम्पोर्टेंट। 276 नंबर की स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का जो क्षेत्र है या एरिया है वो बहुत बड़ा है, और ये कथन था जैक्सन का। और ये जैक्सन था कौन, कल देख के बताते हैं। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यह कथन किसका है कि सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती तथा इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हों। ये कथन हो जाएगा आपका लॉस्की का। सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती और इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर निराकरण चाहती हैं,
और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो सर्वाधिक महसूस करते हैं। ये कथन बेसिकली प्रोफेसर लॉस्की का है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं कि स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। यह किसका कथन है? ये भी आपका लॉस्की का कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये किसका कथन है? ये आपका लॉर्ड ब्राइग्स का कथन हो जाएगा। स्थानीय सुशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारियों का उपभोग करता है। ये कथन जो हो जाएगा ये GDH कोल का, ये जितने भी कथन मैं बोल रहा हूँ ये भाई आपको याद करने पड़ेंगे, इनका और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ये यहाँ से आपको ज्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अनुभव यह सिद्ध करता है कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायित्व जितना अधिक होगा उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। ये कथन जो हो जाएगा, ये कथन गिल क्राइस्ट का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। तो ये कथन जो है वो गिल क्राइस्ट का है। इनका यह भी मानना है कि स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारी स्थानीय समस्याओं के निराकरण करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। गिल क्राइस्ट। ठीक है, आगे स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ये कथन ये भी ग्रिल का कथन हो जाएगा। ठीक है, इनको आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके आराम से ये जो कंटेंट है यहाँ पे मतलब कि एक्सप्लेनेशन है आंसर का, वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार में। ठीक है, आगे चलते हैं कि स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ये किसका कथन? ये आपका एल गोल्डिन का कथन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एल गोल्डिन ने बोला था कि जो एक बस्ती के लोग होते हैं कि अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा लेते हैं, तो सेम उसी तरीके से स्थानीय स्वशासन है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। ये किसका कथन है? ये कथन आ जाएगा आपका हिक्स का। अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वह स्थानीय रूप से सक्रिय है। ये कथन आपका कॉल जे फ्रेडरिक का। किसी राष्ट्र द्वारा शासन स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती है। यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा कथन आपका डी टॉक्यावेली का। अगला क्वेश्चन, 83वें संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य जातियों के लिए यह प्रावधान किया गया कि वहां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा? तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है। 83वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बोला गया था कि अरुणाचल प्रदेश की जातियों में यह प्रावधान किया गया कि वहां पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है, तो 83वां संविधान संशोधन अधिनियम मतलब सन 2000 में आया था। इसके ये प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होंगे। इसका मुख्य कारण अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अस्तित्व न होना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं नहीं या अनुसूचित जातियां हैं नहीं, इस वजह से 83वां संविधान संशोधन किया गया था जो कि सन 2000 में किया गया था। इसमें बोला गया कि अरुणाचल में ये सारा कुछ लफड़ा नहीं होना है। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र तथा गुजरात। तो मैंने आपको बताया था गुजरात में तालुका पंचायत है। असम की बात करें तो असम में आंचलिक परिषद है। और मंडल परिषद की अगर बात कर की जाए तो देख लेंगे एक बार। तो आंध्र प्रदेश सॉरी गुजरात और असम, असम में है आपकी आंचलिक परिषद। तो दो में तीन किसमें? एक इसमें है, दो में तीन एक इसमें है, दो में तीन। ठीक है, इसके अलावा अगर गुजरात चार में एक इसमें भी है, चार में एक इसमें भी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और अगर आगे बात करते हैं कि महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में बेसिकली पंचायत समिति है। ठीक, तो आपका ऑप्शन महाराष्ट्र पंचायत समिति यानी कि तीन में दो, तीन में दो इसमें, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी है ना? हाँ, महाराष्ट्र में पंचायत समिति, गुजरात में तालुका, असम में आंचलिक, आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद होती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कब दिया गया? तो महिला कब तक दिया गया?
तो भाई इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, कितनी भी लंबा जा सकता है और कितना भी हो सकता है, मतलब 110% भी हो सकता है आगे तक, ठीक है। केवल मिनिमम 33% होना चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। अगला एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस राज्य में आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई है। इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली ये तमिलनाडु में हो जाएगा। यहाँ पे जो चक्रानुक्रम की पद्धति है वो 10 वर्ष की रखी है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 5 वर्ष की रखी गई है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करिए कि कथन एक समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 माह पहले करा लिए जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 माह पहले कैसे करवा लो भाई, कब पता होगा तुमको कि कब ये भंग होने वाली, तो ये गलत हो जाएगा। पहला, अगर पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है तो भी चुनाव कराया जाना आवश्यक है। हाँ, सिंपल सी बात है। तो आपका, यार ये समझ नहीं आ रहा, देख लेना इसको, थोड़ा गलत लग रही है इसकी लैंग्वेज मुझे। पेशा अधिनियम मैंने आपको बताया था, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैंने नहीं किया है, पर मैं बता देता हूँ। 1996 को लागू हुआ था पेशा अधिनियम। तो इसके अनुसार किसकी सिफारिश के बाद में अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज हेतु लाइसेंस तथा खनन पट्टे दिए जाएंगे, तो वो आपकी ग्राम सभा की समिति के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का है वही महत्व नगर संस्थाओं, नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए है। यह कथन किसका है? ये कथन बेसिकली टॉक्या वेली का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996, ठीक है, यानी पेशा के बारे में बात करता है। तो पेशा बेसिकली 1996 में ही आया था। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण, तो 50% आरक्षण सबसे पहले केरल ने नहीं बल्कि बिहार ने किया था, ठीक है। और सांसदों के एवं विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पंचायत के तीनों स्तरों पर प्रशिक्षण प्रतिशत 50% आरक्षण प्राप्त है। ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो कुल मिला के देख लेंगे आप। केंद्र द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2009 में दिया गया है। और सांसदों तथा विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता प्रदान नहीं की जाएगी, ये केरल ने बोला था। और 50% आरक्षण प्राप्त है पंचायत के तीनों स्तरों में, ये उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बन जाता है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्तियां होती है। तो ग्राम सभा के पास क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्तियां होती है, पता नहीं, इसको भी बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत भी है, क्षेत्र पंचायत भी, नगर पंचायत नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन बी, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों और पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है और 29 विषय सूचीबद्ध करती है। 11वीं अनुसूची में कौन से विषय सूचीबद्ध नहीं है? अग्नि सेवा नहीं है भाई, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पायुष्मान वाले पुरुषों को महिलाओं के लिए और अजग रोजगार का सृजन और कृषि तथा सहायता प्रदान करना, इच्छुक रोजगार सृजन, उपरोक्त में से सभी देश में मजबूत तथा जीवंत पंचायती राज संस्थानों के बुनियादी बुनियाद रखना। बेसिकली हमारे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 226 में सी, हाँ सी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो ऊपर वाले बाकी जो दो हैं ये नगर पंचायत के हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें आपका वहाँ का कह सकते हैं उनका, उनकी जाति का जो व्यक्ति रहेगा वो करेगा, जो इसको प्रधान बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे हो गए लगभग 300 क्वेश्चन हो गए। और एक बार ये भी रह गया है कि भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, ये पंचायती राजों का के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे हो गए लगभग 300 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आज की सीरीज का भी 50 क्वेश्चन हो गए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, ओके। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, ओके। बाय बाय, जय श्री राम।